नमस्कार साथियों, आज मैं आपकी मुलाकात करने ले जा रही हूँ श्री कल्याण चौधरी जी से। जैसा कहते हैं ना कि उम्र कुछ नहीं होती, वो तो सिर्फ एक नंबर है। असली तो उम्र यदि देखनी है तो हमारा एनर्जी लेवल देखना चाहिए, हमारी शक्ति देखनी चाहिए। और ऐसी ही कुछ बात है हमारे कल्याण चौधरी जी में। आपको विश्वास नहीं होगा, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो 84 की उम्र उनकी रनिंग है, लेकिन इसके बीच उन्होंने इतने मतलब हाइकिंग और इतने कुछ उनके एडवेंचरस जो एक्टिविटीज हुई है, वो हम उनके ही जुबानी हम उनकी कहानी तो सुनेंगे ही, लेकिन मेरा बस यही बोलना है कि आज जो हमारे आसपास लोग हैं जो बहुत ही बैठे बैठे अपनी जिंदगी गुजारते हैं या फिर जिम में जाते हैं, योगासन करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन कल्याण जी का तो जिंदगी में ऐसा है कि ऑल इन वन हाइकिंग करते हैं, उसमें ऑल इन वन हो जाता है। तो चलिए हम कल्याण जी से मिलते हैं। कल्याण जी नमस्कार। नमस्कार जी, तो मैं कल्याण जी से अभी पूछना चाहूंगी कि थोड़ा वो अपने बारे में बताएं। मैं कल्याण चौधरी हूँ। मैं 1941 में कलकत्ता में जन्म लिया था। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, हम लोग अपना गांव जो था, जो अभी बांग्लादेश में है, उधर चले गए थे। मेरा पिताजी कलकत्ता में रहते थे, क्यों ना उन्होंने एक स्कूल का टीचर थे कलकत्ता में। उसके बाद 1947 दिसंबर में भारत भाग होने के बाद फिर दोबारा हम लोग कलकत्ता में आए। मेरा बचपन का पढ़ाई वढ़ाई जो कुछ है कलकत्ता में ही हुआ। 1962 साल में मैं कलकत्ता छोड़ के महाराष्ट्र में आया, तब से महाराष्ट्र में ही हूँ। पहले 13 साल मैं अमरनाथ में था, उसके बाद नागपुर में था करीब करीब 24 साल। आखिर में 1.5 साल मैं था कलकत्ता का बाजू में दिशापुर में। उसके बाद मैं रिटायर हो गया 2000 में। 2000 के बाद मैं ज़रा आउटसाइड इंडिया जाने की कोशिश किया, क्योंकि मेरा लड़का और लड़की दोनों ही अमेरिका में था। तब से मेरा बाहर जाने का सिलसिला चालू हुआ। लेकिन जो बाहर जाने का रास्ता जब सिलसिला वो चालू हुआ 1967 में। उसको जो नींव आया था, इट वाज इन 1954। मेरा बड़ा भाई उनके दोस्त अपने घर में आए थे, आके उन्होंने केदारनाथ बद्रीनाथ उस टाइम गए थे, तो पिक्चर दिखा रहे थे। उस टाइम मेरा ऐसे ही मन में आया, कैन आई नॉट गो। लेकिन इसको हम पर लाने में हमको 10 साल लग गया। हाँ, तो देखिए कल्याण जी अब बताने जा रहे हैं, अभी तो उन्होंने अपना एक फैमिली बैकग्राउंड बताया, लेकिन अब वो बताने जा रहे हैं कि भाई ये हाइकिंग का शौक आया कहाँ से उनको और कैसे वो प्रेरित हुए कि मैं भी हाइकिंग करूं। तो एक छोटी सी उम्र में एक बच्चे के मन में ये बात कैसे आई और इसको उन्होंने कैसे एक दृढ़ संकल्प करके शुरू किया और आज 84 की एज में भी वो अपने ये प्रोग्राम बनाते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि उनके मन में ये बात आई कैसे। तो मैं अभी उनसे इस बारे में पूछना चाहूंगी। हाँ बताइए चौधरी जी की किस उम्र में और कैसे आपने क्या किया, मतलब कैसे आपके मन में आया। 1954 में मेरा बड़ा भाई का जो दोस्त था, उनको जो फोटो देखा था, वो देखने के बाद मेरे मन में आया, कैन आई नॉट डू इट। लेकिन हम उस टाइम छोटा थे, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए। आपकी एज क्या थी? उस टाइम था 13 साल। देखिए 13 साल के बच्चे के मन में क्या आया, सुनिए आप भी। फिर उसके बाद 10 साल बीत गया। 1966 में मैं सोचा क्यों नहीं जाओ केदारनाथ बद्रीनाथ। उस टाइम पे इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था, इसीलिए चिट्ठी लिखने का, उसको जवाब आने का, इसमें बहुत सारा टाइम चला गया और पहाड़ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था, इसीलिए 66 में हम कुछ नहीं कर पाए। 67 में मैं पहले गया केदारनाथ। अच्छा। उस टाइम बस में हम लोग फाटा तक जा सकते थे, फाटा का बाद पैदल जाने पड़ता था। अच्छा। तो उधर से ऋषिकेश से हम लोग चालू किया सुबह, फाटा में आ गया शाम को। उधर एक चोटी में ठहरने पड़ा, उस टाइम चोटी का बंदोबस्त था, चोटी में ठहरने पड़ा। उस टाइम से फेवर सैक ये सब कुछ नहीं था। अच्छा। अपना साथ में था एक होल्डर, दैट वाज माय स्लीपिंग बैग, दैट वाज माय फेवर सैक।
आजकल क्या है, हाइकिंग जब की जाती है तो बहुत सारे सामान इतने अच्छे-अच्छे मिलने लगे हैं, हेल्थ क्लब खुल गए हैं तो लोगों को बहुत सुविधाएँ हो गई है। लेकिन कल्याण जी उस समय की बात बता रहे हैं जब ऐसी सुविधाएँ नहीं थी, एक होल्डॉल लेके वो चल पड़े थे। और उस टाइम बस में 2 क्लास थे, क्लास फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। तो मैं एक घटना बता रहा हूँ। मैं फर्स्ट क्लास में बैठा, जी। मतलब ड्राइवर का बाजू में। हाँ, हाँ। अभी उसको पिछले रात में ठीक से नींद नहीं हुआ, अच्छा। तो रास्ते में झुक के आ गया। हाँ, हाँ। तो जो ड्राइवर था वो हमको बहुत डांटा, और तुम क्या सबको मारने को देखता है? हमने क्या हो गया? और तुम्हारा झुक के आएगा तो मेरा भी आ जाएगा, हाँ, तो इतना सब यात्री लोग गड्ढे में गिर जाएगा। हाँ, तुमको झुकना है तो पीछे जाके बैठो, हाँ, हाँ। और इधर बैठना है तो ऐसा कुछ नहीं करना। जी, तो मैं समझ गया, बाद में ऐसा कुछ जी, नहीं जी, हुआ। जी, जी। फिर दूसरे दिन फाटा से जब चलने पड़ा, कंधा में ले लिया अपना होल्ड ऑन। हाँ, हाँ। तो उसको जो अपना क्या बोलते हैं उसको, जहाँ हम लोग ठहरे थे, उसको जो मालिक, हाँ। वो बोला आप ऐसे जाएंगे? मैं बोला हाँ। बोले ठहरिए। फिर एक लकड़ी लेके दिया, बोले अच्छा। साहब इसको लेके जाओ। तो देखिए कल्याण जी जो बता रहे हैं कितनी रोचक और कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हाइकिंग को जा रहे हैं और वो बस होल्ड ऑन लेके चल पड़े थे, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि जब चलेंगे तो ये लकड़ी, यानी एक छोटा बच्चे के मन में आया और उसके बाद ये सब शुरू हुआ। लेकिन किसी ने उनको सलाह दी कि भाई जा रहे हो चढ़ने तो अपने साथ एक स्टिक लेके जाओ। तो उन्होंने तो स्टिक दे दिया। तो थोड़ा दूर चलने के बाद पता लगा जो स्टिक कितना जरूरी है। फिर रास्ते में एक बुढ़ा लोग काफी देखने में, वो हमको पूछा कुछ मदद चाहिए, तो हमको बहुत खराब लगा। आई एम एन यंग मैन, और एक बुढ़ा को पूछता है मदद चाहिए। मैंने बोला नहीं। ये देखिए कल्याण जी का आत्मविश्वास देखिए, पहली बार जा रहे हैं लेकिन क्या आत्मविश्वास और क्या उनकी एनर्जी लेवल है कि उनको लग रहा था कि मुझसे कोई पूछ भी रहा है, सहायता चाहिए, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो युवा हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद मालूम पड़ा जो क्या बता रहे थे। क्यों ना, जब हम आगे चलने चालू किया, वो पीछे से आस्ते से बोला सांस फूल जाएगा। और एक आधा घंटे चलने के बाद पता लगा सांस फूलने का मतलब क्या है। एनीवे, जब मैं सिद्धू की नारायण तक पहुंचा तो इतना एग्जॉस्टेड हो गया था कि अपना जो पीठ में जो होल्डर था वो निकलने का भी हिम्मत नहीं था। उसको लेके ही मैं ऐसे लेट गया उसको बरामदा में। जी जी जी। फिर 10 मिनट के बाद जब ठीक अपना अच्छा लगा, उठा, फिर वो होल्डर अपना कंधा से निकाला। फिर उधर जो खाना वाना जो कुछ करने किया, फिर ऑन सेम डे आई केम बैक टू गौरी कुंड और माई नाइट हॉल्ट देयर। उसके बाद गौरी कुंड आके पूछा कहाँ ठहरेंगे, तो चोटी वाला बोला कहीं भी ठहर जाओ। बोला कहाँ ठहरेंगे? तो एक बड़ा बॉक्स दिखा दिया, बोले इसके ऊपर ठहर जाओ। बोले ठीक है। तो उसके ऊपर अपना होल्डर बिछा दिया। ये तब तक कितना चल लिए थे यानी? तब तक मैं करीब करीब 20 किलोमीटर चल लिया था। देखिए 20 किलोमीटर चल के और एक ऐसे ही बॉक्स पे किसी ने कहा कि इस पे सो जाओ, तो इतना थकने के बाद, इतना एग्जॉस्ट होने के बाद भी उन्होंने खुशी खुशी वो उस पे लेट गए क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति थी और उनके मन में एक लगन थी कि मेरे को बस हाइकिंग करना है, कैसे भी करना है और मैं कर लूंगा, अपने दम पे कर लूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो बस एक जिद होना चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमको जाना था केदारनाथ। तो मैं सोचा कि केदारनाथ रात नाइट हॉल्ट नहीं करूँगा, आई विल कम बैक टू गौरी कुंड अगेन। तो चोटी वाला बोला आप क्या रात में उधर ठहरेंगे? और नहीं, मैं वापस आ जाऊँगा। तो सामान कहाँ रखूँ? बोले कहीं भी छोड़ के जाओ। तो नहीं हुआ, मैं उधर छोड़ के तो आगे बढ़ा। पूरा चलने के बाद एक ग्लेशियर का उधर देखा, एक औरत, हिज विडो, शी वाज लाइंग डेड रास्ते के बाजू में। कुछ करने का तो संभव नहीं था। फिर हम आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद आई रीच द स्नो पॉइंट, जहाँ से स्नो चालू हो गया। उस टाइम जाने के लिए खाली पैर का जो छाप है, मतलब निशाना है, वो देख के जाने पड़ रहा था, कोई रास्ता नहीं था। सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट फुटस्टेप्स।
ऐसे करते करते करीब करीब 11:30-12 बजे तक जब हम केदारनाथ पहुंचा। मतलब कल्याण जी को ऐसा रास्ता नहीं मालूम था कि कैसे कैसे चल के जाना है, बस उनको तो मन में आया था कि मेरे को तो हाइकिंग करना है। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने जैसे फुट स्टेप्स देखे, उस पर ही वो चल के आगे बढ़ते गए और फिर आगे ही बढ़ते गए। फिर जब केदारनाथ पहुंचा उस दिन उसका ओपनिंग डे था और केदारनाथ मंदिर 7-8 फीट बर्फ में ढका हुआ था। जी। anyway, कैसे भी उधर पहुंच गया, केदारनाथ का दर्शन हुआ। फिर उधर खाना खाने को बैठा, देखा खाना खाने की इच्छा नहीं हो रहा है, नाक से सब पानी बह रहा है। तो जो चोटी का जो मालिक था उसको समझ में आ गया। वो हमको पूछा, आप रिजल्ट आज छाड़ेंगे क्या उतर जाएंगे? मैं बोला सोच रहा हूँ उतर जाने का। बोला हाँ ठीक है, आपको उतर जाना ही ठीक है, आप जितना खा सकता है खाओ और जल्दी से निकाल जाओ। तो कल्याण जी जो खाना था वो ऐसा अपना सादा खाना था या कुछ खास खाना था? उधर का वेजिटेरियन खाना, चावल रोटी दाल, अच्छा, इस टाइप ऐसे का। वेजिटेरियन था। यानी पूरा तो खाना कुछ खा जी, नहीं जी, पाए। जी। नहीं, मैं असल में इसलिए पूछ रही हूँ कि आजकल लोग प्रोटीन शेक और कुछ-कुछ बहुत तरह-तरह की चीज़ें खाते हैं कि वो सब खा पी के ही वो कुछ कर पाएँगे। लेकिन मैं इसीलिए इनसे पूछने जा रही थी कि आपने क्या खाया? तो देखिए सादा अपना जो रोज़ का खाना है वही खा के ये आगे बढ़े। फिर उधर से जब निकल पड़ा थोड़ा देर के बाद स्नोफॉल चालू हो गया। फिर मैं सोचा स्नोफॉल होगा तो जो फुटप्रिंट था वो तो पूरा ढक जाएगा, तो मैं तो रास्ता से भटक जाऊंगा। जी, जी, जी। फिर मैं एकदम दौड़ना चालू किया अच्छा। जस्ट टू क्रॉस दैट स्नो लाइन। ओके, ओके। ऐसे करते करते मैं स्नो लाइन जब क्रॉस किया जी। तो फिर धीरे चलना चालू किया। कल्याण जी हाँ, मैं एक थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने तो उस बात को ध्यान में रखकर आप जल्दी से दौड़ के जाने लगे, लेकिन यदि वो फुट प्रिंट यदि नहीं रहे तो फिर क्या भटक जाते हैं रास्ता? उसके बाद आप कहाँ जाएंगे आपको मालूम नहीं। अच्छा। आप सीधा गंगा में भी जा सकते हैं। ओहो। कहाँ क्या है कुछ देखा नहीं देगा ना कुछ। तो आपने देखा ना क्या एडवेंचरस है हमारे चौधरी जी। जो स्नो लाइन पार करके आ गया, फिर थोड़ा स्लो डाउन किया और फिर जी। तो ये यानी ये जो आपने जो अभी तक की यात्रा करी, इसमें कितना दिन क्या लगा, कितना टाइम लगा? नागपुर से रवाना हुआ, नेक्स्ट डे दिल्ली पहुंच गया। जी। दिल्ली से नेक्स्ट डे चालू करके हम पहुंच गया ऋषिकेश। जी। ऋषिकेश से थर्ड डे रवाना हाँ। हुआ, मैं पहुंच गया फाटा फोर्थ डे में। फोर्थ से फिफ्थ डे में पहुंच गया गौरीकुंड। हाँ। सिक्स डे फिर गौरीकुंड वापस आ गया। सेवन डे आई केम बैक टू अरे फाटा। वाह। 8th डे फाटा से गया बद्रीनाथ। 9th डे बद्रीनाथ में ठहरा। 10th डे बद्रीनाथ से फिर ऋषिकेश वापस आया। ओहो, मतलब 10 दिन के अंदर आपने इतनी बड़ी यात्रा अपने दम पर ये यात्रा भी कर ली और मतलब जबकि कुछ भी नहीं मालूम था और कोई इधर-उधर किसी का सहयोग नहीं, कुछ नहीं और वो समय ऐसा था कि बहुत सी सुविधाएँ भी नहीं थी। इसके बावजूद बस मन में एक ठान ली तो वो चल पड़े थे। तो कल्याण जी मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके परिवार वालों ने मतलब आपको आराम से जाने दिया? उस टाइम मैं अकेला ही रहता था अमरनाथ में, लेकिन मेरे पिताजी से कोई आपत्ति नहीं हुआ। जी, जी। जब मैं ठान लिया तो बोला ठीक है। तो ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि यदि किसी बच्चे के मन में या किसी भी युवा के मन में, किसी के भी मन में यदि कोई बात आती है कुछ करने की और यदि उनकी कोई एक हॉबी होती है, तो घर वालों ने, परिवार वालों ने उनका पूरा-पूरा साथ देना चाहिए, तभी सफलता मिलने में आसानी हो जाती है। जो कल्याण जी के साथ हुआ कि नहीं-नहीं बेटा तू चढ़ के जाएगा, कुछ हो जाएगा, गिर जाएगा, हड्डी टूट जाएगी। कई बार हम लोग डर पैदा कर देते हैं किसी के मन में कि ऐसा तुम मत करो। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि कल्याण जी के परिवार वालों ने उनको पूरा सहयोग दिया। कल्याण जी मैं ये पूछ सकती हूँ कि आर्थिक रूप से कोई समस्या थी या सब ठीक था? आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं था। जी। आर्थिक रूप से समस्या नहीं था, लेकिन उस टाइम मैं नौकरी चालू कर दिया था, जी। तो आर्थिक प्रॉब्लम तो कुछ ये नहीं था। तब उम्र क्या रही थी? इट वाज 26 years। 26। तो तब कल्याण जी 26 साल के थे, 26 ईयर के थे। इन्होंने नौकरी शुरू कर दी थी और जो कुछ कमा रहे थे उसमें से ये अपने हॉबी के लिए भी निकाल लेते थे कुछ पैसे और अपना जो भी इनका एक मिशन था उसे करने ये निकल पड़े थे और वो मिशन
निकल पड़े, यानी आज तक वो मिशन इनका चालू है। तो कल्याण जी, मुझे इसके आगे ये बताइए, यदि आपकी और भी कोई यात्रा में कोई रोमांचक क्षण आए हो तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? 2006 में मैं कैलाश मानसरोवर गया था। जी। तो कैलाश परिक्रमा का पहले उधर एक गेट है, उसको बोलते हैं जॉन द्वार। जी जी। एक्चुअली कोई द्वार नहीं है, दोनों जो क्लिफ है दोनों, उसके बीच में से जाने पड़ता है। अच्छा। और उसका अंदर जब आप घुस गए, 2.5 दिन आपको उस परिसर में रहने पड़ेगा, एंड यू आर ऑन द मर्सी ऑफ गॉड। मर्सी ऑफ गॉड इसीलिए बता रहा हूँ, अगर कोई ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो स्नो में दब जाएंगे। आपको उधर कोई ओला गिरा तो विल बी अंडर दी ओला, और समझो कोई बड़ा बाढ़ आ गया तो विल बी वॉश्ड आउट। अच्छा। सो यू आर ऑन द मर्सी ऑफ गॉड। ऑन सेकेंड डे, तो ये सब जब ऐसा ये टाइप की चीजें जो आपके आसपास घट रही होती है, तो उस समय आपको कोई घबराहट या क्या महसूस करते हैं? नहीं, ये तो हम होना ही है, ठीक है, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, पहले से घबराने का क्या बात है। सेकेंड डे जो हमको दुलमा पास पार होने का था 20,000 फीट, उसको पहले देखा बहुत सारा आदमी रास्ते के बाजू में बैठा है। हम सोचते इतना आदमी क्या कर रहा है, अरे तो कठिन जगह, इतना आदमी पहुंचा कैसा। जब नजदीक में गया, देखा वो कोई आदमी नहीं था, वो सब कपड़ा वपड़ा सब छोड़ के गया। इधर ऐसा रिवाज है कि आपको जो सबसे प्रिय चीज है, क्या जो यूटिलिटी चीज है, एक इधर छोड़ के जाओ बिफोर यू क्रॉस द डोलमा पास। इट इज 20,000 फीट हाई। तो म्यूजिक में जाके देखा वो सब कपड़ा था जो लोग छोड़ के गया, कोई आदमी नहीं था। अच्छा, अरे बाप। तो ये तो बड़ा मतलब बहुत ही रोमांचक और बहुत ही रोचक किस्सा आपने सुनाया। तो आप ये बताइए कि जो युवा हैं या आपकी, यानी आप तो इस उम्र में भी ये कर रहे हैं, तो यानी यदि अभी भी कईयों के मन में ऐसी बातें रह जाती है कि उम्र निकल जाती है, लेकिन एक उम्र के बाद ऐसा लगता है अब हम फ्री हो गए तो अब हम ये काम शुरू करें। हम भी हाइकिंग करने का सोचते थे, पर परिवार में और इसमें हम गुथ के रह गए और कर नहीं पाए, लेकिन अब हमको लगता है कि हम करें। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? बताता हूँ, 2 साल पहले मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। तो सर्जरी ठीक हुआ कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए मैं गया था रामटेक। अच्छा। पहाड़ चढ़ने के लिए। अच्छा। और वो बहुत ऊंचाई कितनी थी? रामटेक राम मंदिर जो है ना, उधर तक पैदल मैं चला गया। तो देखा जो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मेरा सक्सेसफुल है। अच्छा। वो मतलब आपने रिस्क ले ली। रिस्क ले लिया। मतलब रामटेक के ऊपर जो पूरा चढ़ना पड़ता है, तो वो क्या हार्ट की क्या प्रॉब्लम आ गई थी? सर्जरी हुआ था। अच्छा, ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी खुद को चेक करने के लिए कि वो आगे फिर और हाइकिंग का कोई प्रोग्राम बनाना हो, तो मैं ये चढ़ के देख लेता हूँ। यदि ये चढ़ लिया, हाँ, और देखिए एट द एज ऑफ 82 उन्होंने ये रिस्क ली कि हार्ट सर्जरी के बावजूद उन्होंने चढ़ के देखा, खुद को चेक कर लिया कि हाँ मैं तो चढ़ सकता हूँ, तब आगे मैं और भी हाइकिंग के प्रोग्राम बनाऊंगा। तो ये तो बहुत ही मानना पड़ेगा, बिल्कुल आप तो जाबाज है। तो ये बताइए कि आपका जैसे अभी आप कहीं और भी जाके आए थे, ऐसे और कोई प्रोग्राम अभी आगे हैं आपके? अभी नेक्स्ट महीना में महाराष्ट्र दर्शन के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा। 2 हफ्ता के लिए। अच्छा, ओके। तो आप अकेले जा रहे हैं? नहीं, 10 नागपुर से करीब 40 आदमी है। अच्छा। आई एम वन ऑफ देम। एक और चौधरी जी, मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप किसी हाइकिंग क्लब से या किसी हाइकिंग स्कूल से या किसी संस्था से आप जुड़े हैं क्या, जो मतलब आप किसी को हेल्प कर रहे हो या किसी को कोई हाइकिंग सिखा रहे हो, ऐसा कुछ है? ऐसा नागपुर में एक संस्था है CSC ऑलराउंडर, वो लोग ऐसे एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं, और उसको एक बेस कैंप बोलने से इसे एक कैंप है रामटेक में। अच्छा। तो मैं उसके साथ थोड़ा एसोसिएटेड हूँ। अच्छा। इधर कभी कोई जाता हूँ, ठहरता हूँ, उसके साथ में कहीं कहीं जाता हूँ। अभी लास्ट महीने में जो गया था मनाली, उसके साथ ही गया था। अच्छा।
तो मैं कुछ आपकी फोटो भी देखना, एक कुछ अभी तो आपके पास तो इतनी फोटो है, 4-4 5-5 तो कल्याण जी के पास एल्बम है, जिसमें उनके यात्रा की बहुत सारी फोटोज हैं। लेकिन अभी समय को देखते हुए इतना संभव तो नहीं होगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि 2-4 फोटो आपके कुछ मोबाइल में होगी तो आप हमको दिखा दीजिए। और कल्याण जी का जो ये सारा जो एडवेंचरस ट्रिप रहती है, इसके जो किस्से हैं ये कई बार अखबारों में भी आते रहते हैं। कई बार लोग ऐसे उनको बैठ के सुनते भी हैं और अपनी हिम्मत बांधते हैं कि चलिए हम भी कोशिश करते हैं। और अभी मैं कल्याण जी से ये भी पूछूंगी कि सिर्फ भारतवर्ष में आप ये हाइकिंग का कर रहे हैं या कभी कुछ विदेश में भी आपने ट्राई किया है? हाँ, मैं आल्प्स में भी गया था, उधर भी किया है। फिर अमेरिका का जो वेस्टर्न साइड में जो माउंटेन रेंज है उधर भी गया, और भारत का हिमालय छोड़ के वेस्टर्न घाट में भी गया। फिर ईस्टर्न घाट अभी तक नहीं गया, जी। नीलगिरी में गया। अच्छा। तो जैसे कि आप भारतवर्ष की हाइकिंग और बाहर जाके विदेश की हाइकिंग में क्या फर्क देखते हैं? फर्क इतना है, उधर सुविधाएं अच्छा है एंड दे टेक एवरी केयर फॉर द हाइकर्स। लेकिन इंडिया में हाइकर्स के लिए अलग से कुछ बंदोबस्त नहीं है, तो अच्छा। अपना दाम पर ही करने पड़ता है। अच्छा। तो देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा भारतवर्ष में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जैसे कल्याण जी जैसे जो हाइकर्स हैं और जिनको बहुत शौक है ये सबका, ऐसे मैं सोचती हूँ और भी बहुत लोग होंगे और ज़रूर जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था भी हमारे यहाँ अच्छी हो, तो मेरे को लगता है और भी लोग इससे जुड़ जाएँगे और ये सुविधा मुझे लगता है ज़रूर मिलनी चाहिए। तो आप कुछ फ़ोटो दिखाने वाले थे? जी। जी, आप बताइए ये इस साइड थोड़ा स्क्रीन की तरफ रख के बता दीजिए। इंडिया जो है, यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया, हाँ। ये कुछ कैंप करता है जिसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। ये लोग एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं। मैं इनके साथ क्या 2-3 दफे फिर से नाम बताएंगे? यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अच्छा। तो यानी ये इनका कहना है कि यदि इनके साथ जुड़ा जाए तो बहुत सारी हाइकिंग की जो टिप्स है और जो सहायता है हाइकिंग के लिए वो मिल सकती है, यही आप बताना चाह रहे हैं? साथ में लोग हाइकिंग अरेंज भी करते हैं। अच्छा। और ये एक बार नाम फिर से पढ़ दीजिए। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अच्छा। यूथ यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये वो संस्था है कि जिससे यदि जुड़ा जाए तो हाइकिंग कहाँ जाएं, कैसे जाएं, तो ये वो सारा अरेंजमेंट कर देते हैं और हम अपनी हॉबी को इनके द्वारा पूरा कर सकते हैं। ये अब ये भी सुविधा एक आ गई है और भविष्य में और भी कुछ सुविधाएं इसमें आए ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे एक ये पूछना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इसमें से कुछ फोटोज दिखाएंगे आपके हाइकिंग वगैरह की? जी, आप वो निकालिए, तब तक मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या आप टिप्स देना चाहेंगे जो हाइक करना चाहते हैं, लोगों को हाइकिंग का शौक है लेकिन उनको पता नहीं है कि वो हाइकिंग के लिए क्या करें? हाइकिंग के लिए खुद को तैयारी करना पड़ता है, जी। जी। मेंटली। अच्छा। डरने से कुछ नहीं होता, जो डर गया वो मर गया। जी जी जी। डरने का कोई बात नहीं है। You should be careful about yourself, no doubt, and you should take adequate care to make yourself fit for the हाँ। purpose. हाँ। क्यों ना कोई कोई ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे नहीं। उसके लिए कम से कम 1.5-2 महीने का प्रिपरेशन का जरूरत है, जी जी। बोथ मेंटल एंड फिजिकल। ओके। और ऐसे आप करते रहेंगे, एक दफे के 2 दफे आप हिमालय में गया, जी। जिस टाइम आपको बोलेगा हिमालय आपको बुलाएगा। अच्छा। यानी एक बार जब चले जाते हैं तो इतना आनंद आता है ये सब में कि ऐसा लगता है आज एक बार तो हम चढ़ गए लेकिन अब दूसरी बार फिर हमको जाना है। ये कल्याण जी ने अपने अनुभव से वो बता रहे हैं और जैसे वो तो बिना अनुभव के ही पहली बार 26 की उम्र में चढ़े हाइकिंग के लिए चले गए थे, पर अब उनका ये कहना है कि यदि कोई जाना चाहे तो थोड़ी सुविधा उसको हो सकती है यदि वो थोड़ी सी तैयारी के साथ यानी
शारीरिक और मानसिक रूप से उसने स्वस्थ होना चाहिए। तो वो जो एनर्जी लेवल है यदि ज़्यादा रहेगा तो वो बहुत आसानी से अपने हाइकिंग के कार्यक्रम को पूरा कर सकेगा। और यानी जो हाइकिंग करते हैं उनको कुछ खाने-पीने का कुछ विशेष ख्याल रखना चाहिए क्या? वैसे ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग सादा खाना खाते हैं उससे ही हो सकता है, खाली उसको बैलेंस डाइट होना, बैलेंस डाइट होना और उलट-पलट खाना नहीं खाना, जी, जी, जी। इतना ही है। हाँ, जैसा इसके लिए जो चाहिए, अच्छा साथी चाहिए, अच्छा। मतलब फ्रेंड सर्कल जो है हाँ, 2-3 वो साथ में होना चाहिए, अकेला जाना हाँ, इतना ठीक हाँ। नहीं। तो कल्याण जी तो अकेले निकल पड़े थे और उस समय तो उनका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा था कि उनको कुछ नहीं लग रहा था कि उनके साथ कोई नहीं है, न ही वो किसी की सहायता उस वक़्त ले रहे थे। बस एक धुन थी तो वो चले गए। लेकिन जो उन्होंने अनुभव लिया उससे वो बताना चाहते हैं कि जो भी हाइकिंग करना चाहता है, उन्होंने एक 2-4 अपने जो अपनी ही लाइकिंग वाले जो फ्रेंड्स हैं या जो भी उनके साथ आना चाहते हैं, ऐसे लोग थोड़े ग्रुप में जमा होके यदि साथ-साथ जाएँगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हाइकिंग के लिए। ये उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है और उनका बोलना है कि हमारा खान-पान बैलेंस्ड होना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत फास्ट फूड ये सब खाकर आदमी अपने स्वास्थ्य को बहुत खराब कर लेता है। तो सादगी से खाओ, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े-बड़ी कुछ तुमको डाइट वाइट करना पड़ेगी, लेकिन जो खा रहे हैं, वो जैसे हमने एक सादी दाल भी खाई, तो उसमें वो प्रोटीन से भरी हुई होती है। परंतु सादगी से यदि खाया और यदि मन में हमने ठाना, तो हम कहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। हिमालय तो क्या, हिमालय के आगे भी पहुँच सकते हैं। तो आप और कुछ बताना चाहेंगी कल्याण जी? ऐसा लॉन्ग ट्रिप के लिए भी आप जा सकते हैं, जैसे हम लोग 1 महीना के लिए ट्रिप में गया था तीनों दोस्त। उसमें हम लोग 400 किलोमीटर पैदल-पैदल घूमे हिमालय में। अच्छा, ऐसा जो चाहिए डिटर्मिनेशन जी, एंड फिजिकल फिटनेस। ओके। थैंक यू, इतना ही। तो डिटर्मिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस से हम हाइकिंग को आसान बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो आप कुछ यूथ को संदेश देना चाहेंगे तो बताइए? मेरा संदेश इतना ही है, खाने के बारे में हैव ए बैलेंस डाइट, डोंट गो फॉर फास्ट फूड एंड ऑल। सेकंड, हैव योर mental strength for the things which you are going to Yeah. do, and have your a good friend circle whom you are to accompany. और ये जो कल्याण जी जैसे आपने अभी कुछ बोलने से एकदम मुझे ध्यान में आया कि ये जो लोग कुछ सिगरेट पीते यानी कुछ ड्रिंक वगैरह लेते हैं, तो ये थोड़ी अड़चन हो सकती है इसमें? Never take any alcoholic drink in high altitude. क्यों? हाई ऑल्टीट्यूड में ऐसे ही ऑक्सीजन का कमी रहता है, जी, and if you take any alcoholic drink it demands more oxygen, हाँ, so it is going in the other way. ओके, So never drink in high altitude. ओके, And smoking is also bad for your lungs, ओके, and lungs absorbs oxygen from the air. If it absorbs less oxygen, you will get less energy, you will get exhausted very early. जी, जी, So avoid smoking, avoid drinking alcoholic drinks. जी। That's all. कल्याण जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। तो ये तो आप लोगों ने सुन ही लिया है कि वो मतलब ड्रिंक करना और ये सबसे क्या हमारी समस्या खड़ी हो सकती है। तो वैसे भी यानी हम हाइकिंग करने जा रहे हैं तो करना ही नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी को यदि हमें आसान बनाना है, तो ऐसे व्यसनों से हमें दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और कल्याण जी की हिम्मत देखिए, आज 84 की एज में उनकी हार्ट सर्जरी तो पहले हो ही चुकी है और हार्ट सर्जरी के बाद उन्होंने इतनी हाइकिंग के प्रोग्राम बनाए, इतने गए और आगे भी वो जाने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा आदर्श हमारे सामने है, एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, एक बहुत ही प्रेरक कहानी हमारे सामने है। तो कल्याण जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर बात हमें बताई है। बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आप कुछ फ़ोटो निकाल के जल्दी दे सकेंगे तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो ये देखिए, ये उनकी हाइकिंग की फ़ोटो है जो उन्होंने वो हाइकिंग कर रहे थे और इसके बाद ये सब उनकी वो वहीं की फ़ोटो है रास्ते में उन्होंने ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी फ़ोटोएँ ली है, लेकिन अभी
और ये है हमारे कल्याण जी जो पूरी तैयारी के साथ हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। और आपको शायद बिलीव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि ये कल्याण जी हैं 84 ईयर के, लेकिन इनको देख के कौन कहेगा ये 84 है। इनकी ऊर्जा शक्ति को तो देख के लगता है कि ये तो अभी बिल्कुल युवा शक्ति है। तो कल्याण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और जो भी हाइकिंग के शौकीन हैं वो कल्याण जी के यदि टिप्स पर को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी इसमें सफल हो जाएंगे। और कल्याण जी का बोलना है इसके लिए कोई उम्र का कुछ नहीं है, युवा भी जा सकते हैं, ज्यादा उम्र के लोग भी जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार मेडिकल चेकअप करवा लीजिए जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो धन्यवाद श्रोताओं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।